लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है और इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जबकि किसानों के प्रतिनिधिमंडल में 10 से ज्यादा किसान नेता शामिल हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, ये निर्णायक हो सकती है, जिसमें किसानों और सरकार के बीच ज्यादातर मांगों पर कोई ना कोई सहमति बन सकती है, ऐसी संभावना है। हालांकि इस बातचीत से पहले इस किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यह कहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है और चुनावों से पहले वो आंदोलन करके मोदी के इस ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं। यानी उनका जो असली एजेंडा है आज उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने खुद क्या कहा है अपने बयान में, अब आप खुद सुन लीजिए। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिन किसान संगठनों और नेताओं ने वर्ष 2020 और 21 में किसान आंदोलन किया था, वही किसान संगठन शायद इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं। यानी आप में से ज्यादातर लोग भी यही सोचते होंगे कि जो आज आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये वही किसान हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था और ये नेता भी वही हैं और संगठन भी वही हैं, जबकि ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। सच क्या है, अब आप सुनिए। इस बार का ये जो आंदोलन है, ये किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जो सिर्फ 1 साल पुराना किसान संगठन है। यह नया संगठन है, सिर्फ 1 साल पुराना है और इस संगठन को पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने बनाया है और दावा है कि लगभग 100 किसान यूनियन इस आंदोलन में इस किसान संगठन के साथ हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और उसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, और इस संगठन को भी किसानों की 150 से ज्यादा यूनियंस का समर्थन मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इस संगठन को बने अभी सिर्फ 1.5 वर्ष ही हुए हैं। यह संगठन जुलाई 2022 में अस्तित्व में आया था, जब संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे और इसके बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना एक अलग किसान संगठन बनाया और वो संगठन अब दिल्ली चलो के नाम से ये किसान आंदोलन कर रहा है। यानी प्रमुख रूप से जो 2 किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो दोनों संगठन पिछले 1-1.5 साल में बने हैं और इन दोनों ही संगठनों के नेता पंजाब से आते हैं, जिनमें एक संगठन के नेता ने आज खुद ये कह दिया कि वो देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं और इसके लिए ये किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सरकार ने सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दिया तो हमारे देश में शायद जो नए नए पुल बन रहे हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इसे आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल हमारे देश में एमएसपी पर 22 फसलों की खरीद का वार्षिक खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन अगर सरकार ने किसानों की ये सारी मांगें मान ली तो अनुमान है कि यही खर्च हर साल 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो हमारे पूरे साल के कृषि बजट का लगभग 700% ज्यादा है उससे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक देश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होने लगी तो सरकार का यही खर्च सालाना यानी 1 साल का 40 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि पूरे देश का वार्षिक बजट ही अभी हमारे देश का जो है वो 45 लाख करोड़ रुपए है। पूरे देश का बजट है 45 लाख करोड़ और अगर सारी फसलें एमएसपी पर बिकने लगे तो उसका अकेले का खर्चा होगा 40 लाख करोड़, यानी बाकी सब कामों के लिए 5 लाख करोड़ बचेंगे। इस हिसाब से देखें तो पंजाब के आंदोलनकारी किसान ये कह रहे हैं कि जितना बजट भारत के 140 करोड़ लोगों का है, लगभग उतने ही पैसे से सरकार उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीद ले। और यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत सरकार हर साल लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल वगैरह बनाने पर खर्च करती है। लेकिन सोचिए अगर सरकार को किसानों की इन मांगों को पूरा करना पड़ा
और इसके लिए 10 लाख करोड़ अलग से खर्च करने पड़े, तो क्या सरकार इन नए स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह खर्च कर पाएगी? एक और विरोधाभास यह है कि हमारे देश में जो नेता राम मंदिर को लेकर यह कहते थे कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए, वो विपक्षी नेता आज किसानों के वोट लेने के लिए उनकी इन नई मांगों पर ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे कि अगर ये किया तो फिर बाकी के काम, स्कूल, कॉलेज, पुल, सड़क वगैरह रुक जाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि अगर सारा पैसा एमएसपी पर खर्च हो गया तो देश के बाकी जो 125 करोड़ लोग बचेंगे उनके लिए क्या बचेगा, उन्हें क्या मिलेगा, और भारतीय सेना के लिए सरकार नए नए हथियार इसके बाद कहां से खरीदेगी। हालांकि हमें लगता है कि इन अनुमानों से अलग सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने से उसका अतिरिक्त खर्च कितना बढ़ेगा और क्या यह अनुमान गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह अनुमान जो है ये तो हमने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार को भी अपना एक अनुमान लगाकर देश के लोगों को बताना चाहिए। एक और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बात कह चुके हैं कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था को जारी रखेगी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के बहुत सारे किसान इस पर बाकायदा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एमएसपी की व्यवस्था को लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने खुद कभी अपनी सरकारों में इस पर कोई कानून बनाया नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें भी इस बात को मानती थीं कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है और उचित भी नहीं होगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए। वरना आप खुद सोचिए, इस देश में पिछले 76 वर्षों में लगभग 53 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, फिर भी एमएसपी पर कोई कानून क्यों नहीं बना? यानी इसके पीछे कोई ना कोई तर्क तो जरूर रहा होगा कि एमएसपी पर कानून नहीं बन पाया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एमएसपी को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं माना जाता, और इस व्यवस्था के कारण हमारे किसान कुछ चुनिंदा फसलों की खेती के साथ बंद कर रह जाते हैं। तो एमएसपी की जो पूरी व्यवस्था है, इसके बुरे असर क्या है? अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए एक खास तरह की व्यवस्था पर हमारे किसान जो हैं वो हमेशा के लिए निर्भर हो जाते हैं। अब देखिए कैसे। सरल भाषा में कहें तो सरकार जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, किसान उन्हीं फसलों को ज्यादा उगाने लगते हैं, और इसका कारण सिर्फ ये होता है कि उन्हें उस फसल की खरीद पर सरकार की तरफ से एक निश्चित एमएसपी मिलता है। तो किसानों को क्या लगता है कि जिस फसल पर उसे निश्चित रूप से एमएसपी मिल रहा है वो वही फसल उगाना चाहता है, इसके अलावा वो कोई दूसरी फसल नहीं उगाना चाहते। यानी जो किसान गेहूं और धान उगाते हैं वो कभी भी किसी ऐसी फसल को उगाने के बारे में सोचते तक नहीं जिसमें उन्हें कहीं ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसकी बाजार में कहीं ज्यादा डिमांड हो सकती है, और सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फसल एमएसपी के दायरे में नहीं आती। यानी ज्यादातर किसान उन्हीं फसलों को उगाना चाहते हैं जिन पर एमएसपी मिलता है। यह समस्या एक जमाने में न्यूजीलैंड में भी थी, जहां डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां की सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया करती थी। लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की सरकार को यह समझ में आया कि इस सब्सिडी की वजह से किसान खुद अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक क्यों लगा दिया। यह एक बहुत बड़ा फैसला है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी ये चुनावी बॉन्ड्स होते क्या हैं, आज आपको यह भी बताएंगे। चुनावी बॉन्ड का मतलब उस वचन पत्र से होता है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को चुनावों में चंदा मिलता है, और केंद्र सरकार ने पहली बार वर्ष 2017 के बजट में इस चुनावी बॉन्ड की स्कीम की घोषणा की थी, जो बाद में वर्ष 2018 में लागू हुआ। और यह स्कीम उन अलग अलग समूह, बड़ी बड़ी कंपनियों और लोगों के लिए थी जो चुनावों में अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों को गुप्त दान देना चाहते हैं, यानी चुनाव में पार्टियों को चंदा देना चाहते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में ये पुरानी परंपरा रही है कि लोग पार्टियों को चंदा देते हैं, व्यापारी लोग चंदा देते हैं, आम जनता भी कई बार चंदा देती है, और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं। उसी को लेकर ये नई स्कीम निकाली गई थी, और इसे गुप्त रखा गया था ताकि किसी को यह ना पता चले कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, इसे गुप्त रखा जाए। वैसे ही जैसे आपका वोट गुप्त रहता है, आप नहीं बताना चाहते कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, ऐसे ही किस पार्टी को आप ये दान दे रहे हैं, किस पार्टी को चुनावों के लिए ये पैसा दे रहे हैं आप, ये भी आप गुप्त रख सकते हैं। और गुप्त दान का मतलब यही था कि अगर कोई व्यक्ति चुनावों में
मान लीजिए बीजेपी को या कांग्रेस को या तृणमूल कांग्रेस को या फिर किसी दूसरी पार्टी को चंदा देना चाहता है, तो वो व्यक्ति या वो कंपनी बैंक से 1,000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्धारित ब्रांच से खरीद कर उस पार्टी को चुनावों में चंदा दे सकता है। और इस स्कीम की सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस व्यक्ति या जिस कंपनी ने यह चंदा दिया है उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और इसी बात पर इस योजना को अदालत में चुनौती दी गई थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि जो लोग या जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक से चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, क्या उनकी पहचान को गुप्त रखने से चंदे की इस प्रक्रिया पर संदेह पैदा नहीं होता? और मान लीजिए अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी कंपनी के साथ कोई डील की है और यह कहा है कि अगर चुनाव में वो कंपनी उस पार्टी को इतना चुनावी फंड देती है गुप्त दान के जरिए, तो चुनावों के बाद वही पार्टी उस कंपनी को फायदा पहुंचाएगी या उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगी, तो फिर इसे कैसे रोका जाएगा? यानी इसके बावजूद भी मिलीभगत हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी और उद्योगपतियों के बीच में या बाकी लोगों के बीच में। यानी कुल मिलाकर इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजनीतिक पार्टियों को जो लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा देते हैं, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाना चाहिए या फिर उनकी पहचान को सार्वजनिक करना चाहिए। यह हम आपसे भी पूछते हैं, आप क्या चाहेंगे? जो बड़े बड़े लोग या जितनी भी जनता जो पैसा देती है, हालांकि हमें ऐसा लगता है कि आम जनता तो वैसे भी किसी पार्टी को कोई चुनावी चंदा देती नहीं है। लोगों के पास जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास तो अपने लिए ही पूरा पैसा नहीं है, तो किसी पार्टी को चुनावी चंदा कहां से देगी? लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, औद्योगिक घराने या जो बहुत ही पार्टी की आइडियोलॉजी में जो लोग विश्वास रखते हैं, कट्टर समर्थक होते हैं, वो जरूर पैसा देते होंगे। और ये जो स्कीम थी, इसके जरिए आप बैंक में जाएंगे, चुनावी बॉन्ड खरीदेंगे और उस पार्टी के अकाउंट में डाल देंगे और कभी भी आपकी पहचान, लोगों को यह नहीं पता चलेगा कि यह पैसा किसने दिया। अब यह आपके ऊपर भी है, क्या आप वाकई ये जानना चाहेंगे कि किस उद्योगपति ने, किस व्यापारी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, या आप नहीं जानना चाहते, आपकी दिलचस्पी नहीं है? तो अब आप देखिए कि भारत और कतर के बीच में एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता कायम हो चुका है। दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भाईचारा है। और आपने देखा होगा कतर के जो अमीर हैं, जो वहाँ के शेख हैं, वहाँ के राष्ट्रपति आप उनको कह सकते हैं, रूलर कह सकते हैं, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आत्मीयता के संबंध पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 8 भारतीय वहाँ की जेलों में फंस गए थे, जिन्हें सजाए मौत दे दी गई थी, ऐसा बहुत कम होता है कि कतर जैसा जो देश है वो अपनी जेल से कैदियों को रिहा कर दे, और वो भी ऐसे लोगों को जिन्हें सजाए मौत कतर की अदालत ने सुनाई है। तो ये कतर का एक बहुत अच्छा जेस्चर था भारत के प्रति कि उन्होंने 8 पूर्व नौसैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर, एक दोस्ती के नाते उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें भारत अपने परिवारों के पास आने दिया। और इस फैसले के बाद, इन लोगों के भारत लौटने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी आज कतर गए, कल रात को ही वो पहुंच गए थे, और आज उन्होंने कतर के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है और जाहिर है उन्हें धन्यवाद भी दिया होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने 8 लोगों को कतर की जेल से सकुशल बाहर निकालकर वापस भारत ले आना। अब आपको इसी के बारे में एक बहुत बड़ी फेक न्यूज के बारे में बताते हैं, इसी सिलसिले में, जिस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद विश्वास भी कर लिया होगा। और यह फेक न्यूज ये है कि फिल्म स्टार शाहरुख खान ने कतर के अमीर शेख से बात करके उन 8 भारतीयों को रिहा कराया जिन्हें वहां की अदालत ने जासूसी के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। यानी खबर यह आई थी कि इन 8 लोगों को वहां से छोड़ने के पीछे असली कहानी यह है कि भारत सरकार ने शाहरुख खान की मदद ली, और क्योंकि कतर की जो सरकार है, कतर के जो अमीर शेख हैं, वो शाहरुख खान के बहुत करीबी हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए शाहरुख खान का इस्तेमाल करके इन लोगों को छुड़ाया गया। ये एक खबर फैलाई गई, सोशल मीडिया पर पूरे दिन चलती रही, और ये एक फेक न्यूज थी। शाहरुख खान की टीम ने खुद उसी दिन इसका खंडन किया। शाहरुख खान ने बाकायदा एक बयान अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि उनका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, और यह सब कुछ भारत सरकार ने किया है। भारत की जो सरकार की जो कोशिशें थी, उनकी वजह से यह सब हुआ है।
लेकिन उसके बाद भी यह खबर रुकी नहीं। हमारे ही देश में कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज को फैलाया, हमारे देश के नेताओं ने। और उन सब की मंशा क्या थी? उन सब की मंशा यह थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कमतर करके बताया जाए, यह बताया जाए कि इसमें मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह तो शाहरुख खान की वजह से हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग शाहरुख खान और कतर के अमीर शेख की इन तस्वीर को दिखा दिखाकर यह कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने ही कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों को रिहा कराया है। और हमारे देश के लोग इस फेक न्यूज पर इसलिए भी यकीन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्मों में आज तक यही होते हुए देखा है कि हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित अपने देश छुड़ा कर ले आते हैं। लेकिन आज लोगों को यहां यह समझना होगा कि यह फिल्म नहीं है, ये पठान नहीं है, ये जवान नहीं है, ये टाइगर जिंदा है नहीं है, ये असलियत है, ये हकीकत है। और हकीकत में इस तरह किसी दूसरे देश की जेल से आप किसी कैदी को छुड़ाकर नहीं ला सकते। इसके लिए डिप्लोमेटिक सोर्सेज की जरूरत होती है और हकीकत में जेलों से इस तरह रिहाई नहीं होती और उसके लिए सरकार की ताकत लगती है, उसके लिए मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप भी इस तरह की फेक न्यूज से सावधान रहें। और कुछ वर्ष पहले शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें शाहरुख खान ने कहा था कि जब वो हर रोज सुबह सुबह उठते हैं और अपना फोन देखते हैं तो फोन देखते समय उनकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती हैं, वो तनाव में आ जाते हैं और उन्हें इस बात का डर लगता है कि फोन जैसे ही वो देखेंगे तो न जाने दुनिया में कौन सी घटना के साथ उनका नाम जोड़ दिया जाएगा, न जाने फोन देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि कौन से नए विवाद में उनका नाम आ गया है। तो उस इंटरव्यू में वो ये कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें तो अपना फोन देखते हुए भी आजकल डर लगता है जिस तरीके से उनका नाम किसी न किसी विवाद या किसी न किसी घटनाक्रम में चिपका दिया जाता है। तो अभी भी शाहरुख खान को शायद यही लग रहा होगा कि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि इस मामले में भी एक फेक न्यूज उनके बारे में इस तरह फैला दी जाएगी।